जी बच्चों, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। और मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, किसी ऐसी चीज का लेना और देना जिसकी वैल्यू हो। तो एम्प्लॉय आपके पास आता है बिजनेस में, आप एक मुलाजिम को रखते हैं। आयना जुनैद आपसे मुखातिब हूँ, खास तौर पर आप एक एम्प्लॉय को रखते हैं। ठीक है आयना, थैंक यू सो मच, आपने उसका आंसर भी दिया। मैं ये कह रहा हूँ, आप एक मुलाजिम को अपने पास रखती हैं। मुलाजिम पूरा महीने आपके लिए काम करता है और आप उसे मंथ एंड पर या तो सैलरी कैश की शक्ल में दे देती हैं या आप पर सैलरी देना वाजिब हो जाता है। एग्री? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एम्प्लॉय को पैसे दे रही हैं। तो पैसे क्यों दे रही हैं? पैसे की उसके लिए क्या है? जल्दी से बताइए, शाबाश। एम्प्लॉय क्यों काम करने आता है? उसका दिल चाहता है वो काम करे आके। क्या कहीं कोई जॉब तफरीह के लिए की जाती है? जॉब करने का असल पर्पस क्या है? टू अर्न मनी, यानी पैसा हासिल करना चाहता है वो। जी। तो वो पैसा हासिल करना चाहता है तो वो अपनी खिदमात, अपना वक्त, अपनी स्किल्स हमारे बिजनेस को प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए उस शख्स की स्किल्स, उसकी एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ों की हमारे बिजनेस के लिए क्या है? उसके खदमात की हमारे बिजनेस के लिए क्या है? अब अल्लाह के हुक्म से याद रहेगा? लाइबा, आयना जुनैद एंड मलिक, क्या आपको याद रहेगा कि वो जो चीज़ें हमें दे रहा है एम्प्लॉय, क्या वो कोई फिजिकल चीज़ दे रहा है माहिन? लाइबा, आपके रिप्लाई बहुत कम आ रहे हैं, नींद में वो लग रहा है ना? लाइबा, क्या हमारा एम्प्लॉय हमें आके कोई फिजिकल चीज़ दे के जाता है रोज़ाना? यस और नो? नो ना। लेकिन फिर भी हम उसे पैसे देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी खदमात, उसके टाइम की हमारे बिजनेस के लिए है वैल्यू, उसकी सर्विसेज की हमारे लिए वैल्यू है। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन इज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। दुनिया में जहाँ कहीं चीज़ों का तबादला हो रहा है और उन चीज़ों की वैल्यू है अगर, तो उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। और हम किसी के घर की ट्रांजैक्शन नहीं स्टडी कर रहे, वी आर ओनली कंसर्न विद अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, राइट? तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन, बिजनेस में होने वाले तमाम मामलात, बिजली का बिल अदा किया, किसी से सामान खरीदा, किसी को सामान बेचा, कारोबार में पैसे लगाए, बैंक से कर्जा लिया, एडवर्टाइजिंग का खर्चा अदा किया, टीवी पे अपनी प्रोडक्ट का एड चलवाया, ऑल दीज आर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके, फर्स्ट फंक्शन अगर कंप्लीट हो गया तो सेकंड फंक्शन क्या है बच्चों? ये सेकंड फंक्शन की जाने चलता हूँ। सेकंड फंक्शन है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट फंक्शन था रिकॉर्डिंग, सेकंड फंक्शन है क्लासिफाइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। बिजनेस में होने वाले मामलात, बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करती, सिर्फ लिखती नहीं है, बल्कि अकाउंटिंग उन बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट कर क्लासिफाई करती है, उन्हें मुख्तलिफ हिस्सों में बांट कर उसे समझने में आसान बनाती है। क्लासिफिकेशन ऑलवेज मेक्स थिंग्स ईजियर। आप जानते हैं, अगर हम चीज़ों को समझना चाहते हैं तो हम चीज़ों को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट देंगे, उससे हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। बट अगर हम चीज़ों को एक ही जगह रखें तो हमें चीज़ों को समझना मुश्किल होता है। अगर बहुत सारी चीज़ें हों, ये कंडीशन है ना, अगर आपके पास कोई एक ही चीज़ है तो आप उसको कहाँ कहाँ कितने हिस्सों में बांटेंगे। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप उनको कैटेगराइज कर देंगे। जैसे कि आप अपने घर को कैटेगराइज करते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ हिस्सों के अलग अलग नाम रखते हैं, उन हिस्सों से रिलेटेड चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं कि दीज थिंग्स आर पर्टिकुलरली रिलेटेड टू किचन, दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज, बेडरूम, राइट? तो
अगर मेरी बात समझ में आ रही है, तो अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करती, बल्कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के साथ साथ अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटना, क्लासिफाई करना। और आप में से कुछ लोग तो मेरे साथ ही थे क्लास में, आपको याद होगा अकाउंटिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शन के मिनिमम कितने इफेक्ट देखती है, बल्कि पूरी क्लास ही साथ थी ना, ऑनलाइन पढ़ रहे थे आप सब लोग। तो बताइए किसी भी ट्रांजैक्शन के मिनिमम कितने इफेक्ट होते हैं? 2 इफेक्ट्स होते हैं। थैंक यू सो मच। इट मीन्स बिजनेस की ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई ही तो किया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है, मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा ही तो जा रहा है। तो क्लासिफिकेशन की वजह से अब 2 या 3 नहीं, 2 तो होते हैं, 2 से ज्यादा जितने भी हों, आयना तारिक, 2 से ज्यादा जितने भी हों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, गर्ज नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन के, राइट? ओके, 2 फंक्शन हो गए। थर्ड वन इज थर्ड वन इज समराइजिंग। फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग, सेकंड वन इज क्लासिफाइंग या क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड वन इज समराइजिंग। अच्छा, अब समराइजिंग क्यों भाई? बात यह है, जब आप बिजनेस के मामलात, बिजनेस में होने वाले लेन देन, बिजनेस में जो जो ट्रांजैक्शंस आप परफॉर्म करेंगे उन्हें आप लिख लेंगे, और लिखने के बाद उन्हें मुख्तलिफ हिस्सों में बांटेंगे ताकि उनको समझना, उनको स्टडी करना, उनके बारे में जानना आसान हो जाए। तो अब जब ये सब काम कर लिया, तो ये सब काम करने का अंदाज किसका है? एक आम इंसान का? जल्दी बताएं। चीजों को लिखना, मुख्तलिफ हिस्सों में बांटना, क्या ये आम इंसान इस तरह कर रहा होगा? ये एक अकाउंटेंट की अप्रोच होगी ना। इसीलिए तो अकाउंटिंग को फन कहा जा रहा है भाई। खास तौर पे बोल रहा हूँ न्यू स्टूडेंट्स के लिए कि आप सब लोग गाना गा सकते हैं, लेकिन आप सब सिंगर नहीं कहलाते। सिंगर बनने के लिए आपको सीखना पड़ता है। ऐसा ही है, आप सब खाना बना सकते हैं, लेकिन आप एक बेहतरीन शेफ नहीं कहलाते। आप सब पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप एक टीचर नहीं कहलाते। टीचिंग करने के लिए कुछ स्किल्स होना, कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे बच्चों, जब आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, तो अकाउंटिंग इसीलिए फ़न है कि आप उसमें बिजनेस में होने वाले मामलात को लिखते हैं एक मखसूस अंदाज से, उन्हें मुख्तलिफ हिस्सों में बांटते हैं एक मखसूस अंदाज से, और जब आप उन्हें मुख्तलिफ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अब आप उन्हें वापस एक जगह ला के जमा करते हैं, ताकि वो चीज़ों की समरी, चीज़ों का खुलासा ओनर के सामने, इन्वेस्टर्स के सामने, गवर्नमेंट के सामने पेश किया जाए, और उन्हें बताया जा सके कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया और बिजनेस की क्या पोजीशन है। जी मलिक सलीम, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। बात यह है कि आप भी तो अपना हिसाब किताब बनाती होंगी ना, या आपके गार्जियंस, आपके पेरेंट्स भी तो घर में हिसाब किताब करते होंगे, और ज़रूरी तो नहीं है वो लिख के करते हो। और कुछ लोग लिख के भी करते हैं अपने घर का हिसाब किताब चीज़ों का, कि कितनी इनकम आई थी, कितने पैसे आए थे, कितने पैसे कहाँ खर्च हुए। तो क्या हम ये कहें कि वो अकाउंटिंग है? हाँ, जहाँ प्रॉपर बनाया जाए, जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, वो अकाउंटिंग है। और अभी हमने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन ये तो बताने हैं, पढ़ाने हैं। तो जब तक आप ये जानते नहीं हैं, नहीं लाइबा, उसे अकाउंटिंग नहीं कहते जो आप घर में अपने हिसाब से करती हैं। अगर घर वाला, आपका घर वाला हिसाब किताब और अगर ये वाला हिसाब किताब सेम हो जाए, तो फिर मेरा बेटा आपको अकाउंटिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज इस बात को समझिए ताइबा। बेटा, अगर आप अगर अपनी पॉकेट मनी का हिसाब किताब करती हैं, आपके घर वाले लिख कर हिसाब किताब करते हैं, तो क्या आपके घर वालों के लिखने का अंदाज? जी मलिक सलीम, अनम्यूट कर लें, पूछें जल्दी से, शाबाश। सर जी सर जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मेरी मम्मी का बुटीक है। जी जी। बुटीक है, लेकिन अभी वो जैसे कोरोना की वजह से वो घर पे सब कर रही है वो सब, तो अब उनका पूरा प्रॉपर, लेकिन वो अपनी रजिस्टर में बनाती है, वो प्रॉपर लेकिन बनाती है। तो वो भी अकाउंट ही कहलाएगा ना, वो हाँ, प्रॉपर बनती है, लाइनें खींच कर सब होता है, तो वो मैं भी तो अकाउंट ही कहलाएगा। अब आप मुझे बताएंगी ना, अब आपने टॉपिक छेड़ा है, तो अब आप मुझे खुद बताएंगी, क्या आपकी मम्मी ने प्रॉपर अकाउंटिंग पढ़ी है?
अगर वो खुद मेंटेन करती हैं, उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है, वो जानती हैं, तो डेफिनेटली वो वही अकाउंटिंग फॉलो कर रही हैं जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। वरना, अब मलिक ज़रा गौर से सुनिएगा मेरा जुमला, हिसाब किताब तो एक फ्रूट सेलर भी कर रहा है, हिसाब किताब तो एक रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है कि उसने कितने का फ्यूल डलवाया, उसकी कितने की मेंटेनेंस होती है, और वो जो कमाता है उसमें से वो कितना रुपए उसका मुनाफा है। ऐसा तो नहीं ना कि वो जितने रुपए एक सवारी से लेता है, एक पैसेंजर से लेता है, वो सारा ही उसका प्रॉफिट है, वो सारे ही खा जाएगा। उसमें से कुछ पैसे वो फ्यूल के लिए रखता है, कुछ पैसे वो मेंटेनेंस के लिए रखता है, और कुछ पैसे वो अपनी ज़ात के लिए ले लेता है कि ये मेरी मजदूरी है, मेहनत है, मुनाफा है। तो भाई, अब डिपेंड करता है। मैंने इसीलिए कहा कि दुनिया में सब लोग हिसाब किताब तो कर रहे हैं। आपकी मम्मी भी अगर बुटीक रन कर रही हैं, और अगर उन्होंने खुद से अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, तो वो प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन कर रही होंगी। और अगर उन्होंने कोई अकाउंटेंट रखा जी। हुआ है तो वो कर रहा होगा, और अगर उन्होंने नहीं रखा हुआ तो भी हिसाब किताब ऐसी छह है जो दुनिया के सब लोगों को आता है। लेकिन अकाउंटिंग के जो हाँ नॉर्म्स हैं, मैं- अकाउंटिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनको जब फॉलो करके अकाउंटिंग पढ़ी जाए, तो वो अकाउंटिंग हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। यानी यूं समझ लें कि मैं बहुत आखिरी बस एक जुमला बोल रहा हूँ, फिर मलिक मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, यकीनन आप अपना माइक अनम्यूट ही रखें। अगर आपकी मम्मी के बुटीक के रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट मांगे, तो खुद वो बनाकर देंगी, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। वो रिकॉर्ड्स किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के बनाए हुए होंगे, वेरीफाइड होंगे, तो उन रिकॉर्ड्स को गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी। ये है समरी। अब बताएं आप, कोई क्वेश्चन है फर्दर? शाबाश। एक मिनट लिख लूं। हाँ, बेफिक्र होकर पूछें। जी सर, मतलब कुछ भी जैसे जो प्रॉपर अकाउंट्स जो होते हैं, बिल होते हैं, जैसे आपने बोला वो चार्टर्ड अकाउंट जो होता है वही दे सकता है। मतलब जो प्रॉपर, जैसे कि मेरी बहन है, मेरी हाँ फैमिली में मतलब ऐसे के अकाउंट्स पूरा बनाते हैं, उन्होंने सबने कॉमर्स किया है, तो वो बेटा, जब मैं तो बिजनेस यही तो कर कह रहे रहा हैं हूँ, तो हाँ, उन्होंने, यही यही तो कह रहा हूँ। इसका मतलब है उन्होंने हाँ उन्होंने अकाउंटिंग अकाउंटिंग पढ़ के अकाउंट का बनाया है। अकाउंटिंग कर रहे हैं ना। जैसे अब आप अकाउंटिंग पढ़कर अकाउंटिंग करोगी, जब अकाउंटिंग पढ़कर अकाउंटिंग की जाएगी, तो हाँ डेफिनेटली अकाउंटिंग करने का अंदाज आम इंसान के जैसा। तो अब जैसे आपने बोला गवर्नमेंट जिस तरह एक्सेप्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट का या उनका हाँ, करती है, तो लेकिन हाँ। वो एज अ रियल लाइफ में उसमें वो काम नहीं आ सकता। रियल लाइफ में सिर्फ बिजनेस की पोजीशन और परफॉर्मेंस मतलब जानने ऐसा। के लिए, रियल लाइफ में जो आपके घर वाले खुद से अकाउंट्स बना रहे हैं, उससे उन्हें आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन पता चल रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं। अगर हर शख्स अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस खुद मालूम करके गवर्नमेंट को बताएगा, तो क्या जरूरी है कि सब सही बताएं? एक बहुत सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी से समझ आ जाएगी आपको। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कहीं जमा करवाती हैं, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कहीं जमा करवाती हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी को आप अटेस्ट करवाती हैं। अटेस्ट पता है आपको क्या जी होता है? जी जी, क्या छप्पा मकसद होता लगवाते है? हैं वो क्या कोई क्या गवर्नमेंट मकसद? ऑफिशियल, क्यों क्यों लगवाते हैं? वो इस बात की ताकि तस्दीक ताकि होती उससे है। पता है क्या क्या पता चले? कि उससे वो हो कि गवर्नमेंट से वो हुआ है, ऑफिशियल नहीं, ने उसको देखा है, नहीं। तस्दीक हो जाए कि हाँ, अब इसने। आपने आखिर में कुछ सही सा बोला। ताकि इस बात की तसल्ली हो जाए कि ये फोटोकॉपी जो की गई है, नहीं, रिकमेंडेड टाइप थिंग नहीं है ताबिश, ये रिकमेंडेशन नहीं है बेटा। ये तस्दीक, तस्दीक, वेरिफिकेशन। हाँ, अब सही है। वेरिफिकेशन मतलब जिसने भी उसको साइन किया। देखें, हमारे यहाँ बड़ी माजरत के साथ, हमारे यहाँ तो अटेस्ट लोग ओरिजिनल देखे बगैर कर देते हैं, जबकि हकीकत यह है, अटेस्टेशन का मतलब होता है कि मैंने ओरिजिनल मार्कशीट देख ली है, और ओरिजिनल मार्कशीट की ये फोटोकॉपी है, और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई किसी किस्म की ऑल्ट्रेशन नहीं है। और फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल उस पर सिग्नेचर करता है, स्टैंप लगाता है, दैट इज वेरिफिकेशन, अटेस्टेशन। राइट? ये है। तो बेटा मलिक, जब आप अपने बिजनेस का खुद से हिसाब किताब बना रहे हैं ना, तो, और अगर आप ही बिजनेस के ओनर हैं, तो फिर आपकी बनाई हुई रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि हो सकता है आप जानबूझ के अपने बिजनेस को प्रॉफिट में कम दिखाएं, प्रॉफिट या लॉस में दिखाएं। तो आपको किसी तो किसी चार्ट, और से करवाना होता है। यस एग्जैक्टली, और वो कौन होता है? वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इस बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हमने अगर वो क्लास, खुद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद हो। अगर आप खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, आपकी मम्मी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आपकी मम्मी अपने बिजनेस का,
अपने जाती बिजनेस का नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को नहीं जमा करा सकती। हाँ, वो मेरे बिजनेस का, अगर वो मेरे बिजनेसेस के लिए अपनी सर्विसेज देती हैं, अब मेरा कोई बिजनेस है और आपकी मम्मी मेरे बिजनेस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सर्विसेज दे रही हैं, तो वो मेरे बिजनेस की चीज़ों को वेरीफाई करके अटेस्ट करवा के गवर्नमेंट के पास जमा करवा सकती हैं और गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, आई होप कि ये राइट। थोड़ा सा राइट, क्लियर हो गया। थैंक ओके यू। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। और हमने 3 चीजें बता दी आपको, क्या क्या? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। और समराइजिंग का मतलब क्या है? चीज़ों को मुख्तसर कर देना, पहले चीज़ों को लिखना, फिर मुख्तलिफ हिस्सों में बांटना और फिर मुख्तसर कर देना ताकि उसे समझना अब आसान हो जाए। पहले उसे मुख्तलिफ हिस्सों में बांट कर चीज़ों को समझा, और जब समझ लिया तो अब उससे रिजल्ट एक्सट्रैक्ट किए। समराइजिंग इज बेसिकली एक्सट्रैक्टिंग ऑफ रिजल्ट। तो अब जब ये रिजल्ट बना लिए तो जरा गौर से सुनना भाई, ये सारा काम कौन कर रहा है? एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट। उसके काम करने का अंदाज अलग, उसके लिखने का, रिकॉर्ड करने का अंदाज अलग, उसके ट्रांजैक्शन को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटने का अंदाज अलग, उसको ट्रांजैक्शंस को समराइज करने का अंदाज अलग। एग्री? यहाँ तक मेरे साथ हो? तो भाई अब जब वो ये सारा काम करने के बाद ओनर के सामने पेश करेगा और ओनर हो गया था। अब आ रही है आपको आवाज? जी, आवाज गायब हो गई थी इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आवाज आ रही है। हेलो? जी, अब आवाज आ रही है? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि अकाउंटिंग बिजनेस के मामलात को लिखने के बाद, मुख्तलिफ हिस्सों में बांटने के बाद और समराइज करके, अब जब वो सारे मामलात डॉक्टर करेगी तो मुझे बताएं, तो डॉक्टर साहब पहले अकाउंटिंग पढ़ने जाएंगे, इंजीनियर साहब पहले अकाउंटिंग पढ़ने जाएंगे ताकि वो ये समझ सकें कि अकाउंटेंट ने जो काम किया है वो क्या है? बताइए मुझे। आवाज चली गई है? हेलो? अब आ रही है आवाज? जी, आई थिंक अब आ गई बिल्कुल। चलें जी, शुक्रिया। भाई फौरन बता दिया करें जैसी आवाज जाए, क्योंकि ना मतलब इतना वक्त नहीं है कि हम मैं बोल जाऊं बात और फिर पता चले कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। ठीक है? अच्छा, तो बस फाइनल वर्ड्स फॉर द डेफिनेशन एंड functions of accounting is the last function, and the key point of the definition is interpretation. Interpretation. ओके। आयना की रिक्वेस्ट ही नहीं आई हुई तो ऐड कैसे करूं? आफिया, आयना की रिक्वेस्ट ही नहीं आई हुई मेरे पास। आयना तारिक क्लास में है और आयना की रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही, आयना जुनैद की। उन्हें बोलें दोबारा से रिक्वेस्ट करें। अच्छा जी। हाँ, ओके बच्चों, बात को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह करे आप बात समझ रहे हो। जब इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? इंटरप्रिट जी, मैं कह रहा हूँ आसान लफ्जों में इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन का मतलब है टू प्रेजेंट। और जब प्रेजेंट करने की बात, सामने वाला देखे और पागल हो जाए। प्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि सामने वाला देखे और समझ जाए, उसे लगे ये तो मुझे फौरन समझ आ गया। तो अकाउंटिंग बुनियादी तौर पर फन है। ओके जी, दोबारा कहेंगे अपनी बात को।
अकाउंटिंग फन है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लिखने का, उन ट्रांजैक्शंस को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटने का, यानी फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, द सेकंड वन इज classification of transaction, the third one is summarization या summary of transactions, and the last one is अच्छा मरियम कौन सी है हमारे साथ भाई? मरियम ने हमें ज्वाइन तो किया हुआ है, लेकिन कौन सी वाली मरियम ने ज्वाइन किया हुआ है? और शर्जील ने ज्वाइन कर ली क्लास, और आयना अभी तक नहीं आई। ओके मरियम कामरान, मरियम कामरान जो हैं ये ट्रांसफर स्टूडेंट हैं, ऐसा ही है ना मरियम? काफी आपने इससे पहले वाली मीटिंग में भी देर से ज्वाइन किया था, मुझे याद है, ऐसा ही है ना? आयना को इंटरनेट का इशू होगा, इस वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रही, वरना फौरन कनेक्ट हो जाता है। उनको बोलें डेटा कनेक्शन यूज कर लें अगर वो कर सकती हैं। जी आफिया, उसको कहें कि डेटा कनेक्शन यूज कर ले। जूम इतना ज्यादा डेटा नहीं यूटिलाइज करता है, बड़ी आराम से मोबाइल पे चल जाती है मीटिंग। अच्छा चलें, बहरहाल अब मैं अपनी बात को आगे लेके चलता हूँ। आप लोगों को अगर ये प्रॉपर स्क्रीन नज़र आ रही है तो आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। अकाउंटिंग के चार मेन फंक्शन हैं। द फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग, द सेकंड वन इज क्लासिफाइंग, द थर्ड वन इज समराइजिंग, एंड द लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग जिन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लिखती है, जिन्हें मुख्तलिफ हिस्सों में बांटती है, जिन्हें वो लाके समराइज करती है, आखिर में वो ऐसे प्रेजेंट करती है उन्हें कि पढ़ने वाला डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो या कोई भी हो, उसे अकाउंटिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो उस रिजल्ट को पढ़ के बआसानी समझ जाएगा कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सब लोगों को मैंने डेफिनेशन और फंक्शंस को एक साथ कवर किया है। जी बताइए, लाइबा को समझ में आ गई? माहीन को समझ आई? मलिक को समझ आई? मरियम कामरान आपने सुना मैंने क्या बताया? शर्जील आपने सुना बेटा मैंने क्या बताया? शुक्रिया। अल्लाह करे आप लोगों को वाकई में समझ आ रही हो, और अगर नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ पूछते रहिएगा, वरना आप लोग। यस एग्जैक्टली, जो इजीली, यानी अगर आपने सारा काम कर लिया ना मालिक, और आखिर में आप पेश कर रही हैं ओनर के सामने, और ओनर बोले ये क्या बना के ले आया, अब मैं इसको कैसे समझूं, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा क्या बनाया है, तो फायदा है ऐसे काम का। तो बस आप पढ़े लिखे हों, इतने पढ़े लिखे कि आप चीज़ों को पढ़ सकते हो, तो आप बासानी अकाउंटिंग परफॉर्म करने के बाद जो अकाउंटिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करती है ना, एंड रिजल्ट, वो एंड रिजल्ट पढ़ने के लिए आपका बिजनेस के बारे में इल्म होना इनफ है। यानी आपको बिजनेस तो करना आता हो ना डेफिनेटली, तो आप बिजनेस के बारे में भी जानते होंगे। तो बिजनेस ये बेसिकली ये सब चीजें जो अकाउंटिंग में हम लिखते और परफॉर्म करते हैं, ऑल दीज आर बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। तो जो शख्स बिजनेस करता है ये हो ही नहीं सकता कि वो बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज से वाकिफ ना हो। ठीक है, चलें ओके। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये क्लियर है तो बस अब बात को आगे बढ़ाता हूँ। ओके जी, फाइनली आयना आ गई है, आयना जुनैद। इसके अलावा हमने बुक कीपिंग भी पढ़ा है। बुक कीपिंग जो है जस्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का नाम है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पीपीटीज आप लोग देख लें, पीपीटी भी अपलोड हुई हुई है, और उसमें से जो चीज़ समझ नहीं आए पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और एजम्पशन, प्रिंसिपल और रूल्स, ये पढ़ाऊंगा। ये मैंने क्लास में नहीं पढ़ा है। आईएएस आईएफआरएस ये मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस बहुत जल्द हम कमिंग वीक में हम ये पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, राइट। तो अब मैं आ गया अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पर। मुझे पता है मैं कुछ चीज़ें बीच में स्किप कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी ज़रूरी है कि मैं आपसे ये डिस्कस कर लूँ, राइट। और अब और थोड़ा सा फास्ट पेस करूंगा, जितना तेज बोल सकता हूँ बोलूंगा। आप मुझे रोकेंगे तो रुक जाऊंगा, वरना मैं आपसे आपके मैसेजेस और आपकी प्रेजेंस को इग्नोर करते हुए बस बोलना शुरू कर रहा हूँ तेजी से, राइट। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स जिनकी मीनिंग हम
ये लेंगे जो यहाँ लिखी हुई है। आम डिक्शनरी में मीनिंग क्या है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। अकाउंटिंग पढ़ते हुए हमने ट्रांजैक्शन का मतलब क्या लेना है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, जो मैं बता चुका हूँ। मर्चेंडाइज या गुड्स, दुनिया का कोई सा भी सामान जो इस इरादे से खरीदा जाए कि उसे बेचा जाएगा। अकाउंटिंग पढ़ते हुए उस सामान को उसके नाम से नहीं पुकारना। अगर आप एक कंप्यूटर की दुकान ऑपरेट कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर खरीद के लाएंगे, कंप्यूटर बेचेंगे। अकाउंट, आप आम इंसान होने की हैसियत से यही बोलेंगे आपने कंप्यूटर खरीदे, आपने कंप्यूटर बेचे। लेकिन अकाउंटिंग कंप्यूटर को कंप्यूटर नहीं कहेगी बल्कि मर्चेंडाइज कहेगी। इसी तरह अगर आप एक ग्रोसरी, आप एक मार्ट ऑपरेट कर रहे हैं तो मार्ट में आप आटा, दाल, चीनी, घी और बहुत सारी चीजें खरीद के लाएंगे इस नियत से कि आप उन्हें बेचेंगे। तो अब आपने उन्हें, उन सारी चीजों को आटा, दाल, चीनी, घी नहीं बोलना बल्कि आपने उन्हें मर्चेंडाइज कहना है, गुड्स कहना है। इज इट क्लियर? The next one is merchandise inventory. Inventory is the second name of stock. Stock means zakhira. स्टॉक मीन्स जखीरा, इन्वेंट्री माने जखीरा। किस चीज का जखीरा? मर्चेंडाइज का। मर्चेंडाइज क्या है, अभी अभी बताई, वो सामान जो खरीद के लाए, किस लिए, बेचने के लिए। यानी अभी सामान बेचा नहीं है, मर्चेंडाइज खरीद के लाए हैं और उनको बेचना चाहते हैं। तो वो मर्चेंडाइज जो खरीद के लाते हैं, क्या उतनी ही लाते हैं जितनी अभी फौरन बेचनी है, बल्कि एक्स्ट्रा खरीद के लाते हैं कि अगर अभी थोड़ी सी बिकें तो थोड़ी सी हमारे पास मौजूद हो, ताकि जब अगला कस्टमर आए तो हम उसे भी एंटरटेन कर सकें। राइट? तो इसका मतलब है मर्चेंडाइज की हर बिजनेस में क्या मौजूद होती है, इन्वेंट्री, जखीरा। द मर्चेंडाइज विच इज अनसोल्ड इज कॉल्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ओके, अब अगला वर्ड है परचेजेस। ये वर्ड तो मैंने ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में भी समझाया कि परचेजेस का मतलब आम इंसान लेता है खरीदना। और क्या खरीदना? कुछ भी खरीदना। आप अपने लिए मोबाइल खरीदें, अपने लिए गाड़ी खरीदें, अपने लिए गारमेंट्स खरीदें, अपने लिए शूज खरीदें, आप अपने लिए बैग खरीदें, आप अपना कोर्स खरीदें, आप अपने लिए घर खरीदें, आप अपने लिए, आप अपने घर के लिए सोफा सेट खरीदें। वॉट एवर यू परचेज, यू कॉल्ड इट परचेज और बाय इन इंग्लिश, but in the context of accounting you will use word purchases only when you purchase goods or merchandise। आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? स्पेशली मैं किससे पूछ रहा हूँ, उन्हीं के रिप्लाई देखने हैं मुझे। बाकी लोग हमारी क्लास में हैं, मैं उनका थैंकफुल हूँ बहुत। शुक्रिया, शुक्रिया। आयना जुनैद को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। मरियम कामरान, जल्दी से ज़रा रिपीट करो परचेजेस। शाबाश। अनम्यूट करो मरियम। मरियम अनम्यूट करो। मरियम कामरान जी मेरा बेटा, प्लीज जल्दी से रिपीट करो परचेजेस का मतलब मैंने क्या बताया। थोड़ा थोड़ा सा लाउड, आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। हालांकि मैंने हेडफोन लगाया हुआ है बट आपकी आवाज़ कम आ रही है, थोड़ी सी आवाज़ माइक को करीब करके बोलें। है जो भी हम मर्चेंडाइज बेचने के उसमें खरीदते हैं उनको हम परचेजेस कहते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 100% करेक्ट। दुनिया का कोई सा भी सामान जिसे हम खरीदते हैं इस इरादे से कि उसे बेचेंगे, उसे कहते हैं मर्चेंडाइज। और अब अकाउंटिंग पढ़ते हुए सिर्फ मर्चेंडाइज खरीदने को ही परचेजेस कहना है। वैसे तो हम अपनी शॉप के लिए और भी बहुत सारी चीजें खरीदेंगे। हम जब एक कंप्यूटर का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम सिर्फ कंप्यूटर खरीद के नहीं लाएंगे, हम बैठने के लिए फर्नीचर भी खरीद के लाएंगे, हम पंखा, एसी भी खरीद के लाएंगे। हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे तो हम दुकान भी खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीद सकते हैं, शॉप खरीद सकते हैं। तो ये सब खरीदेंगे, स्टेशनरी भी खरीदेंगे। तो खरीदेंगे तो सब इंग्लिश में परचेज करेंगे, BUY, बाय, खरीदेंगे। लेकिन अकाउंटिंग कह रही है कि आप परचेजेस का वर्ड सिर्फ क्या खरीदने के लिए इस्तेमाल करोगे, मर्चेंडाइज। इसका मतलब है अगर तुम अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदो, अपने ऑफिस को बनाने के लिए बिल्डिंग खरीदो, अपने ऑफिस में लगाने के लिए एसी खरीदो, अपने ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए स्टेशनरी खरीदो, तो उसको परचेजेस मत कहना। क्लियर मलिक? गुड्स इज इक्वल टू मर्चेंडाइज, जी हाँ बिल्कुल, यही लिखा हुआ है मेरा बेटा। गुड्स का दूसरा नाम मर्चेंडाइज है, माले तिजारत। वो सामान जो खरीदा जाता है बेचने की नियत से उसे गुड्स या मर्चेंडाइज कहते हैं। मलिक क्लियर है? जल्दी बताओ, आगे बढ़ूं। परचेजेस दो तरह से हो सकता है, नंबर 1 कैश परचेजेस, नंबर 2 क्रेडिट परचेजेस।
नंबर 1 कैश परचेजेस, नंबर 2 क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस का मतलब होता है आपने सामान खरीदा। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सप्लायर। सप्लायर किसे कहते हैं? जिससे हम सामान खरीदते हैं। याद रहे बच्चों, लाइबा, आयना, माहीन, मलिक और मरियम, आप सबसे मुखातिब हूँ खास तौर पर मेरे बच्चों, कि याद रखना हमेशा अकाउंटिंग पढ़ते हुए हमें अपने बिजनेस का एक्शन को फोकस करना है। हम सामने वाले के एक्शन को बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे। हम हमेशा अपने बिजनेस के एक्शन को देखेंगे कि हमारे बिजनेस में क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो हम सप्लायर से सामान खरीदते हैं, सप्लायर हमें सामान बेचता है, ये सप्लायर का एक्शन है। लेकिन हम तो सप्लायर से सामान क्या करते हैं? हम किसी दुकानदार से जाके सामान खरीद के लाते हैं बेचने के लिए। क्या ख्याल है? तो हम जिससे सामान खरीदते हैं ना उसे कहते हैं सप्लायर। बताइए, क्लियर है? अब अगर कोई बच्चा बोले सर सप्लायर वो होता है जो हमें सामान बेचता है, तो मैं कहूँगा माजरत, ये आपने सप्लायर का एक्शन एक्सप्लेन किया, मुझे हमेशा अपना एक्शन सुनना है। मुझे डेफिनेशन ऑफ सप्लायर चाहिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ माई बिजनेस। मेरे बिजनेस के लिहाज से सप्लायर कौन है? जिससे मैं सामान खरीदता हूँ वो है सप्लायर। जल्दी बताओ, क्लियर है? माहिन क्लियर है बेटा? लाइबा क्लियर है? ये आगे बढ़ूं? मरियम, कामरान क्लियर है? ओके। तो सप्लायर वो है जिससे हम सामान खरीदते हैं। अच्छा, अब सप्लायर से जब हम सामान खरीदते हैं तो कितनी तरह से खरीद सकते हैं? जल्दी बताओ। दुकान पर गए, सामान खरीदा और हाथ के हाथ पैसे दे दिए, दिस इज कॉल्ड कैश परचेजेस। अच्छा, और अगर हम दुकानदार सप्लायर के पास जाएं और उससे बोले भाई अभी पैसे नहीं है, हम पैसे तुम्हें 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में अदा कर देंगे, तो क्या दुकानदार हमें भगा देगा? नहीं, जाहिर सी बात है, हम उससे बहुत अरसे से सामान खरीद रहे हैं, तो हम उससे जो प्रॉमिस करेंगे, हमारी कही हुई बात, हमारी जुबानी बात की भी उसके लिए होगी। हमारी कही हुई बात, हमारी जुबानी बात, हमारी जुबान की भी उसके लिए होगी वैल्यू। तो वो कहेगा ठीक है, मैं आपके वादे पे यकीन करता हूँ, मैं आपके वादे पे भरोसा करता हूँ। तो अब हमने मर्चेंडाइज जब परचेज की तो जिससे खरीदी उससे किया वादा, वादा, प्रॉमिस टू पे इन नियर फ्यूचर, कमिटमेंट टू पे इन नियर फ्यूचर। ठीक है? तो इस तरह से सामान खरीदने को कि व्हेन यू परचेज एंड यू मेक अ प्रॉमिस, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट परचेजेस। तो कैश परचेज में आप खरीदते हैं और हाथ के हाथ इंस्टेंटली पेमेंट कर देते हैं, कैश या चेक बनाकर पैसे दे देते हैं। बट व्हेन यू परचेज एंड यू मेड अ प्रॉमिस टू द पर्सन फ्रॉम whom you are purchasing, so that type of purchase is called credit purchases. Now it is clear? Okay. So बच्चों, जब आप कैश पर परचेज करते हैं ना तो आपके पास से कैश चला जाता है, और कैश के वर्ड को समझाने की जरूरत नहीं है, सभी कैश के वर्ड से वाकिफ हैं कि कैश क्या है। बट जब आप उधार पर खरीदते हैं ना तो क्या आपके पास से कोई फिजिकल चीज जाती है? जल्दी बताएं। जब आप उधार पर खरीदते हैं सामान सप्लायर से, यानी आप यूँ समझ लें हम किसी से सामान खरीद रहे हैं और हम उससे वादा कर रहे हैं कि हम उसे पैसे देंगे, तो अब बताएं क्या हमारे पास से कोई चीज जाती है? कोई चीज फिजिकली कोई चीज जाती है? नहीं जाती ना। बल्कि जिससे हम सामान खरीद रहे हैं हम उससे वादा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तो हम उसको थैली में रख के कुछ देते तो नहीं है। हम तो उससे कहते हैं कि भाई हम आपको वादा कह रहे हैं, आपसे आपको जुबान दे रहे हैं, जुबान काट के तो नहीं दे रहे ना, उसको कहा, बस कहा, वर्बल प्रॉमिस कि हम आपके पैसे दे देंगे। तो इस कही हुई बात को, इस कही हुई बात को अकाउंटिंग एक नाम से लिखती है और वो नाम है ट्रेड पेबल। इस बात को खुदारा समझने की जरूरत है, नहीं समझ आया तो प्लीज पूछिएगा। इंटरेस्ट के तौर पर नहीं मलिक, इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? अभी इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं हो रही है फिलहाल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने दुकानदार से सामान खरीदा, हाथ के हाथ पैसे दे दिए, सामान ले आई अपनी दुकान पे, अपने घर, अपने ऑफिस, दिस इज कॉल्ड कैश परचेजेस। और अब आप दूसरी तरह किस तरह परचेज करती हैं? आप शॉपकीपर के पास गई, सामान खरीदा और उससे बोला मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हारे पैसे 1-2 महीने में अदा कर दूंगी, 15 दिन में अदा कर दूंगी, 20 दिन में अदा कर दूंगी। तो ये जो आपने दुकानदार से कहा ना कि मैं पैसे अदा कर दूंगी, दिस टाइप ऑफ
परचेजिंग इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज, और जो आपने उससे वादा किया उस वादे को कहते हैं, हालांकि वो वादा नजर तो नहीं आ रहा ना, लेकिन अकाउंटिंग बिजनेस के मामलात को लिखने का नाम है। तो पता नहीं कितने लोगों से आपने जुबानी सामान खरीदा होगा, कह कह के हाँ भाई हम आपके पैसे देंगे, हाँ भाई हम आपके पैसे देंगे। तो जिससे आप प्रॉमिस करते हैं उस प्रॉमिस को आप अपनी बुक में लिखते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमें किस किस के पैसे, कंप्लीट माई स्टेटमेंट, ताकि हमें पता हो, सो वी नो that how much amount of any person is payable to me or payable to my business। क्लियर है बच्चों? जी, कितने पैसे हमें वापस देने हैं, अदा करने हैं। आफिया बिल्कुल सही। बताइए भाई, लाइबा, आयना, जुनैद, माहिन, सलीम, मरियम, शर्जील हैं, चले गए? शर्जील भी हैं, शर्जील समझ में आ रहा है? ओके ओके बच्चों। अब हमारे पास उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास है, तो ट्रेड पेबल क्या है बेसिकली? ट्रेड पेबल जुबानी वादे का नाम है। ताबिश कुछ भी नहीं बनेगी, पूछा कि भाई समझ आ गया? ट्रेड पेबल क्या है? जुबानी वादे का नाम। ये लिखा हुआ वादा नहीं है, याद रखना, ट्रेड पेबल जुबानी वादा है। ओके। इसके बाद आ रहा है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। समझाने की जरूरत है, इस क्लास में आप कल सब थे, कल की क्लास में ही पढ़ाया ना परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, कि हमने जो मर्चेंडाइज खरीदी तो मर्चेंडाइज खरीदने को परचेजेस कहा, और अगर वही खरीदी हुई मर्चेंडाइज मैं सप्लायर को क्या कर दूं, ये कहकर के भाई ये खराब है, सब स्टैंडर्ड है, तो उसे कहते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। यानी अकाउंटिंग सिर्फ ये नहीं लिखती कि सामान खरीदा, अकाउंटिंग ये भी लिखती है कि अगर सामान खरीदे हुए सामान को वापस किया तो कितने रुपए का सामान वापस कर चुके हैं, ये भी हम लिखते हैं। अकाउंटिंग हर चीज को अलग अलग लिखती है। दैट्स वाई अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है? क्लासिफिकेशन, चीजों को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटना। क्लियर? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट इज सेल्स। जल्दी से लाइबा अनम्यूट करो, लाइबा जल्दी से अनम्यूट करो। सेल्स माने बताओ क्या होता है आपके नजदीक, आसान उर्दू में, और प्लीज आप एक आम इंसान की हैसियत से बता रही हैं, अभी आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है, तो आप सेल्स का मतलब क्या समझती हैं? सर बेचना। क्या बेचना मेरा बेटा? मर्चेंडाइज। इसका मतलब है आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, आपको तो मर्चेंडाइज पता है। मैं तो कह रहा हूँ आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने अकाउंटिंग पढ़ी ही नहीं है। जी लाइबा, म्यूट क्यों कर दिया? तो सर तो फिर इसका मतलब हुआ कोई भी चीज बेचना। वेरी गुड, कुछ एक्सीलेंट, भी। बेहतरीन, ये है इसका करेक्ट आंसर। हम सेल्स की टर्मिनोलॉजी अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं कुछ भी बेचने के लिए। अपनी अपनी गाड़ी अगर हम बेच दें तो हम सेल का वर्ड यूज करते हैं, अपना मोबाइल हम पुराना बेच दें तो हम सेल का वर्ड यूज करते हैं। गर्ज ये कि हम दुनिया की कोई भी चीज अगर जो कि हम बेच रहे हों, हम उसके बेचने के लिए सेल्स का वर्ड यूज करते हैं। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग हम सेल्स का वर्ड यूज, जी जी आना है आप लोगों ने, बिल्कुल आप लोगों ने आना है। अभी हमारे पास 3-4 मिनट और हैं, तो मैं ये टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट कर लूंगा, आप दोबारा आएंगे मीटिंग में, लेकिन वो वाला हिस्सा रिकॉर्ड नहीं होगा, याद रहे। अब 2-3 मिनट के लिए आप दोबारा मीटिंग में आएंगे, वो हिस्सा मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, 2 हिस्से रिकॉर्ड हो चुके हैं मीटिंग के, इनफ। अच्छा अब सुन लें, सेल्स का मतलब आम इंसान के लिए कुछ भी बेचना है, लेकिन अकाउंटिंग पढ़ते हुए सेल्स का मतलब कुछ भी बेचना नहीं है, बल्कि सिर्फ क्या बेचना है, लिख के बताएं, मैसेज करके बताएं प्लीज जल्दी से। अकाउंटिंग कह रही है सेल्स का वर्ड यूज होगा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ मर्चेंडाइज। एक्सीलेंट, गुड। मर्चेंडाइज इज ऑल्सो कॉल्ड गुड्स। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर सेल्स समझ आ गया तो अब कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अभी देखो माहिन कैसे समझाएगी फटाफट। जी माहिन प्लीज अनम्यूट करके समझा दें। माहिन प्लीज जल्दी से सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स समझा दें। सर कैश सेल वो होती है जिसके अंदर हम अगर हम प्रोडक्ट ले